हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। एनआरसी का मुद्दा सालों से आसाम में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती दिखाई और अपनी मॉनिटरिंग में एनआरसी की प्रोसेस को करवाया। ये अलग बात है कि जब एनआरसी की प्रोसेस पूरी हो गई 31 अगस्त 2019 को, तो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कुछ नहीं कहा सिवाय प्रतीक हजेला, जो एनआरसी कोऑर्डिनेटर थे और जिनके और कोर्ट के बीच में कई फैसले हो गए जिनकी सरकार को भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। उनका कैडर बदलकर उन्हें मध्य प्रदेश भेज दिया गया। हितेश देव शर्मा अब एनआरसी कोऑर्डिनेटर है। हमने एनआरसी पर, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के फैसलों पर कई वीडियोस बनाए जो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब करीमगंज के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से एक फैसला आया है जिस पर बहस हो रही है। एडिटोरियल आया है हिंदू में कि अब इस चैप्टर को खत्म कर दें, बहुत हो गया। 1951 की सेंसस के साथ ही एक चंद दिनों में एनआरसी कर दी गई थी, जिसके बारे में आसाम हाई कोर्ट ने कहा था ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर कितनों की सिटीजनशिप मानी गई और कितनों की नहीं मानी गई। 2018 के जुलाई में प्रतीक हजेला कोऑर्डिनेटर थे। 4 मिलियन 40 लाख लोगों को कहा गया कि उनका नाम एनआरसी में नहीं है। जून 2019 में 1 लाख लोग और ऐड कर दिए गए। 31 अगस्त 2019 में उनमें से 2.2 मिलियन इंक्लूड कर लिए गए। 22 लाख लोग अंदर आ गए, लेकिन 1.9 मिलियन लोग आउट ऑफ 33 मिलियन एनआरसी आसाम में नहीं आ पाए। एक हंगामा था बरपा, शोर था एनआरसी का। भारत सरकार ने बांग्लादेश से बताया हमारा इंटरनल मामला है, इसका मतलब किसी को डिपोर्ट करने का इरादा नहीं था। आज तक जिनके नाम एनआरसी में आए 2 साल पूरे हो गए, उनको भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं मिला, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट उनको नहीं मिला। और जिनके नाम नहीं आए उनको उस फैसले की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में उसके विरुद्ध अपील कर पाएं। यह काम भी नहीं हुआ। चुनाव हो गए बीच में, नई सरकार बन गई, बीजेपी दोबारा जीत कर आ गई, नए मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस में रहे हैं ज्यादातर साल। ये पूरी एनआरसी के मामले को जरा गौर से देखें। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के फैसलों पर जो वीडियोस बनाए हैं, जो आर्टिकल्स लिखे हैं, मैंने उनको गौर से देखें। मैंने कहा था ये कंगारू कोर्ट्स की तरह काम करते हैं। इनमें सब के सब जजेस नहीं हैं, ब्यूरोक्रेट्स और वकीलों को बना दिया। इसका मतलब जुडिशियल ट्रेनिंग उनकी नहीं हुई। जिनकी ट्रेनिंग हुई उनको 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई। उनका एक्सटेंशन सरकार ने, ये डॉक्यूमेंट आसाम की हाई कोर्ट में दिखाया जा चुका है। इस बात पे एक्सटेंशन हुआ कि क्या इन्होंने ज्यादा लोगों को एनआरसी से बाहर रखा
अगर कम को रखा तो इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। पहले ये हुआ 100 ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे, फिर ये हुआ और बढ़ाई जाए संख्या। दूर दूर ट्रिब्यूनल्स पर लोगों की तारीख लगती है, आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी हुई। कई का एक्सीडेंट हो गया, दुनिया से चले गए, जल गई पूरी बस। लेकिन हमारे माथे पर शिकन नहीं। इंसानियत का दर्द, हमको दर्द नहीं लगता। कई के पास 15 डॉक्यूमेंट, 11 डॉक्यूमेंट थे, लेकिन फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल कन्विंस ना हुआ। बताया गया था कि ये सब मुसलमान हैं, उनमें से काफी बंगाली हिंदू निकले। आसाम की सरकार और केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, कहा एनआरसी को रोक दें। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में 20% का वेरिफिकेशन करा लें दोबारा, और जगह 10% का वेरिफिकेशन करा लें। प्रतीक हजेला ने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट में कि क्या 10 और 20% की बात करते हैं, 27% का वेरिफिकेशन करा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस कर दी। अब इस साल मई 2021 में आसाम की सरकार फिर गई है सुप्रीम कोर्ट, फिर वही बात कह रहे हैं, वेरिफिकेशन करा लें 20% और 10%, क्योंकि जो नरेटिव बनाई थी वो साबित नहीं हुई। आसाम के फॉरेनर गवर्नर ने भी जो अपनी रिपोर्ट लिखी थी वो फैक्ट से मैच नहीं खाती थी। अब वोटों की सियासत है। बंगाल का चुनाव था, वो चुनाव भी हो गया। क्या अब फैसला होगा कि जो एनआरसी 2019 में इतने हंगामे के बाद बनी थी वो फाइनल है? बड़ा इंटरेस्टिंग केस है बिक्रम सिंघा का। ये समझना गलत था कि ये जितने 1.9 मिलियन थे ये सब मुसलमान हैं, बांग्लादेशी हैं। ये बात सही नहीं थी। बांग्लादेश बनने के बाद ज्यादातर नॉन मुस्लिम आए बांग्लादेश से इंडिया की तरफ। देश की आजादी के बाद भी वो ईस्ट पाकिस्तान था, जो ज्यादा लोग आए वो नॉन मुस्लिम आए। और अब तो बांग्लादेश इकोनॉमी में आगे निकलता जा रहा है। इधर से भी काफी उधर जाते हैं, क्योंकि पार्टीशन जो था वो फेक था, आर्टिफिशियल था। ज्योग्राफी ने वो पार्टीशन नहीं किया, इंसानों ने किया। धर्म के नाम पर देश नहीं बनने चाहिए। बांग्लादेश के बनने से 2 नेशन थ्योरी जिना की साबित हो गई, गलत थी। आसाम में सबसे टफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल रिवाइव कर दिया, स्ट्रीमलाइन कर दिया, उसकी इज्जत बढ़ा दी, टीएन सेशन। उनके टेन्योर में गलती हुई। लोअर लेवल के ऑफिसर्स ने इलेक्टोरल लिस्ट में जिसको चाहा उसे डी वोटर डिक्लेयर कर दिया, डाउटफुल वोटर। ये बिल्कुल आर्बिट्रेरी था, आर्टिकल 14 का वायलेशन था। अब अगर आप डी वोटर हो गए तो आपकी मुसीबत की इब्तिदा हो गई। यह केस एक डी वोटर का है, बिक्रम सिंघा का केस है। 1997 में रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने उनको कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लाए और डी वोटर बना दिया। आपको बताया 31 अगस्त को 2019 में एनआरसी बन गई। आज तक न नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बने, न ये बताया गया कि आपको क्यों नहीं शामिल किया गया ताकि लोग अपील कर पाएं। बिक्रम सिंघा जैसे बहुत लोग हैं
आसाम में जो मुसीबत में हैं, इसलिए इस वीडियो को, इस केस के फैक्ट्स को समझिए। 1997 में उसका नाम वोटर लिस्ट में है और फिर यह कहा गया कि वो लोकल वेरिफिकेशन ऑफिसर के सामने डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाया, इसलिए उसके नाम के आगे लिख दिया डाउटफुल वोटर। अब जो एनआरसी पब्लिश हुई उसमें उसका नाम आ गया, उसके बाप का नाम आ गया। इंडियन एयरफोर्स में उसका बाप काम करता था, उसके और फैमिली मेंबर्स का नाम आ गया। अगर आपका नाम डी वोटर में है तो फिर आपका केस फॉरेनर ट्रिब्यूनल में चला जाता है और आपको फिर अपना नाम एनआरसी में इंक्लूड कराने के लिए एक प्रोसीडिंग करनी पड़ती है। जब आपको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल क्लियरेंस देगा तब इलेक्टोरल रोल से आपका वो डी हटेगा। बिक्रम सिंघा का नाम एनआरसी में कहा गया कि आ गया, लेकिन ये मामला तब हल होगा जब उसका डी वोटर में डी हटाया जाए। बिक्रम सिंघा का जाहिर है कि यह आर्गुमेंट था कि मेरी फैमिली का नाम क्योंकि एनआरसी में है, इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि मैं भारत का सिटीजन हूं। 1978 में पैदा हुआ। अभी आप समझ लीजिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं आए हैं, वो अमेंडमेंट अभी बाद में आने हैं। यानी बाई बर्थ सिटीजनशिप का केस है। उसका बाप, उसका दादा भी भारत के सिटीजन थे, डॉक्यूमेंट्स भी हैं। 1972 से 2001 तक उसके फादर ने इंडियन एयरफोर्स में काम किया और उनका नाम 1970 की वोटर लिस्ट में भी था और 97 की वोटर लिस्ट में भी था। बिक्रम सिंघा का अपना नाम भी वोटर लिस्ट में था, लैंड डॉक्यूमेंट में भी है, फादर के सर्टिफिकेट बुक में भी है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर में भी है, एनआरसी में भी है, उसके फैमिली मेंबर्स का भी है, आधार कार्ड भी है, स्कूल सर्टिफिकेट भी है। फिर भी उसे भारत का नागरिक न माना जाए, यह तो कोई अच्छी बात ना हुई। आसाम की सरकार ने बिक्रम सिंघा के नाम के इंक्लूजन को अपोज किया। उन्होंने कहा जब तक वो डी वोटर वाली प्रोसीडिंग सेटल नहीं होती तब तक ये काम नहीं हो सकता। आसाम की सरकार, आपको मालूम है, जब सिर्फ 1.9 मिलियन एनआरसी से बाहर हुए, बताया गया था करोड़ों बांग्लादेशी आ चुके हैं। नरेटिव साबित नहीं हुई और झूठ पर बेस नरेटिव किसी की साबित नहीं होती। अब वो अलग बात है कि हम पोस्ट ट्रुथ एरा में रहते हों और सच का कोई मायने ना हो हमारे लिए। आसाम की सरकार के सुपरविजन में, केंद्र सरकार के सुपरविजन में, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में जिस एनआरसी को बनाया गया, उसको आसाम की सरकार ने कहा हम इसको वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मानते। जितने ऑफिसर्स इसमें काम कर रहे थे सब आसाम की सरकार के थे और आसाम में बीजेपी की सरकार थी, सोनोवाल जी की सरकार थी। सरकार ने एक आर्गुमेंट यह भी लिया कि 1 जनवरी 1966
से पहले का कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया, इसलिए डाउट है। आपको मालूम है 1966 से पहले जो लोग आ गए वो ऑटोमेटिक सिटीजन हो गए। जो 66 से 71 के बीच में आए उनको 10 साल के लिए वोटिंग का राइट नहीं होगा और फिर उनको वोटर भी बना लिया जाएगा और सिटीजन माना जाएगा। और जो बांग्लादेश बनने के बाद 71 के बाद आए उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। नंबर देख लीजिए कितनों को हमने डिपोर्ट किया है। ये सारे जो लॉ आ रहे हैं ये आ रहे हैं बाद के, सेक्शन 6A में आ रहा है ये सिटीजनशिप एक्ट। फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये सेक्शन 6A जो है ये उन लोगों पे लागू है जो आसाम में आए हैं फ्रॉम अ स्पेसिफाइड टेरिटरी। कोर्ट ने कहा कि सिंघा एक भारत का नागरिक है क्योंकि वो 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हो गया। आपको मालूम है आसाम अकॉर्ड हुआ, उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट हुआ। फिर ये बात कही जा सकती है कि अब जो लोग हैं वो बाई बर्थ भारत के नागरिक नहीं बनेंगे, उनके लिए शर्त लगा दी गई कि उनके दोनों मां बाप में से एक भारत का सिटीजन हो। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने कहा कुछ रिकॉर्ड पर विक्रम सिंघा के खिलाफ नहीं, इसलिए उनको भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस केस ने फिर हमारी उस दुखती रग पर हाथ रखा है जिसकी वजह से पूरे विश्व में हमारी बदनामी हुई। अगर हम इन लोगों को डिपोर्ट नहीं करना चाहते तो फिर उनसे सारे नागरिकता के अधिकार छीन लेना ताकि उन्हें नौकरियां ना मिले, उनको पीडीएस में खाना ना मिले, उनको डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाए, इसका कोई मतलब नहीं। जिस तरीके का वेरिफिकेशन एनआरसी में हुआ उसमें हो सकता है कुछ गलतियां हुई हों, उन गलतियों को ठीक किया जाए, लेकिन पूरी एनआरसी को रिजेक्ट कर देना और लीगल डॉक्यूमेंट ना मानना, ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी होगी जिनके नाम उसमें आ गए। लेकिन ये एक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, अभी इसके विरुद्ध यकीनन स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट जाएगी और हो सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसे स्टे कर दे। लेकिन बात सही है कि एनआरसी को अब फाइनल मान ही लेना चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक ज़रूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।